हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ मतलब पीरियोडिक टेबल में जितनी भी ट्रेंड्स हैं, मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है एक ऑर्डर में। ठीक है, मतलब पीरियड में या ग्रुप में किस तरह से इनका इंक्रीजमेंट होता है, किस तरह से इसका डिक्रीजमेंट होता है, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। ओके, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई समझते हैं ये है क्या। ठीक है, एटम का रेडियस क्या होता है। ओके, एक एटम का रेडियस हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे, इस बात को समझते हैं। एक एटम के रेडियस को डिफाइन करने के लिए जानना पड़ेगा एटम कितना बड़ा होता है। अब एटम का साइज कौन डिसाइड करेगा, तो हमें पता है कि एटम का सबसे मासिव पार्टिकल जो होता है वो न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस इतना छोटा होता है कि उसका साइज से एटम का साइज को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। फिर किससे डिफाइन करेंगे, तो एटम के सराउंडिंग में जो घूम रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन। तो एटम के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ तक मूव कर रहा है, मतलब एटम का न्यूक्लियस जो है उस इलेक्ट्रॉन को कहाँ तक अट्रैक्ट करके रखा है। ठीक है, तो समझते हैं है क्या ये। ओके, बात हो रही है क्या कि किस डिस्टेंस को कहाँ किसको कहेंगे एटॉमिक रेडियस, ये समझिए। देखिए न्यूक्लियस, हमने अभी बात की न्यूक्लियस काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट जो होता है वो रैंडम मोशन होता है। रैंडम मोशन कहने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हमारा स्फेरिकल शेप में ही होगा। ठीक है, और इसका शेप कोई फिक्स नहीं कि स्फेरिकल। हमने देखा कि एस में स्फेरिकल, फिर डम्बल शेप का, डबल डम्बल शेप का। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं किधर, न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है और हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या फिर हम कहें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अब बात हो रही कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ तक हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो नहीं हो, मतलब वहाँ वो डिस्टेंस जहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस हमें है, तो ऐसा डिस्टेंस न्यूक्लियस से वो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जिस डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी या फिर कहें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वर्चुअली जीरो हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वर्चुअली जीरो जहाँ पे जाने के बाद हो जाए, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस। ठीक है, इस एटम का रेडियस। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। हम लोग प्रोबेबल डेंसिटी के लिए साइज स्क्वायर दिए थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालने के लिए। तो बात हो रही है कि ये हुआ एटम का रेडियस। ठीक है, तो एटम का रेडियस कैसे अब फाइंड करें, ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई कि न्यूक्लियस से वो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोबेबली जीरो हो जाए, का मतलब वर्चुअली जीरो हो जाए, तो उसको हम लोग कह देंगे क्या, एटॉमिक रेडियस। लेकिन ये एटॉमिक रेडियस डिफाइन कैसे करें। अब जैसे हम बात कर रहे हैं क्या कि अपने पास एक कंटेनर है और कंटेनर में बहुत सारे गैसेस आपको दिए हुए हैं। बहुत सारे गैसेस मतलब एक टाइप के गैस अगर दे रहे हैं, डिफरेंट टाइप के रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हीलियम गैसेस आपको दे गए हैं। ठीक है, तो हीलियम गैस, तो हीलियम के एटम, हीलियम मैंने लिया क्योंकि हीलियम हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, ये एटॉमिक फॉर्म में है, तो एटॉमिक रेडियस हमें निकालना है, इजीली इसको समझ पाएंगे। पहले इसको समझते हैं फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म को समझेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर बात कर रहा हूँ मैं कि एक हीलियम का एटम ये है, दूसरा हीलियम का एटम ये है। मैंने भी बात किया कि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, उसे फाइंड करने में प्रॉब्लम, लेकिन न्यूक्लियस को फाइंड करने में प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग न्यूक्लियस को ईजिली डिफाइन कर पाते हैं, पता कर पाते हैं। ठीक है, अपीयर हो पाता है ये स्क्रीन पे। अब देखिए अगर न्यूक्लियस हमें अपीयर हो जाता है, दो एटम का न्यूक्लियस हमें पता चल जाए कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियस है, यहाँ पे तीसरा न्यूक्लियस है, यहाँ पे चौथा न्यूक्लियस है, ये पाँचवा न्यूक्लियस है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर पता चल पाता है हमें न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जो है, जो भी डिस्टेंस होगा हम वो फाइंड करते हैं। इससे कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, इंटर मतलब दो एटम। ओके, तो दो एटम के बीच के न्यूक्लियस, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस फाइंड करने के बाद उस डिस्टेंस का अगर हाफ कर दिया जाए तो ये हमें प्रोबेबल वो डिस्टेंस बताता है जिस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, डेंसिटी वर्चुअली जीरो हो। ठीक है, तो लगभग वो डिस्टेंस, अप्रॉक्सीमेटली वो डिस्टेंस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी वर्चुअली जीरो हो जाएगा, वो डिस्टेंस पता चल पाता है। हालांकि न्यूक्लियस, अब बात हो रही है यहाँ की एटम अगर बात कर रहे हैं, तो एक एटम और दूसरा एटम जो कि इंडिपेंडेंट है, उससे कंबाइंड नहीं है, तो इसके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ करता होगा। कुछ ना कुछ तो होगा ही, इलेक्ट्रॉन पे ओवरलैप तो नहीं हो रहा होगा, इसमें रिपल्सन होगा। तो जहाँ पे इसका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबल डेंसिटी जीरो हो रहा होगा, वो तो
उस हाफ डिस्टेंस से पहले ही होगा कि नहीं होगा? यस होगा। मतलब हम लोग जो यहाँ पे निकालने जा रहे हैं वो हाफ डिस्टेंस, दो न्यूक्लियाई के बीच का हाफ कर देते हैं। तो वो डिस्टेंस जो फाइंड कर रहे हैं वो डिस्टेंस जो है रेडियस जिसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, इस तरह के डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को रेडियस कहेंगे हम लोग। और इस रेडियस को डिफाइन कर रहे हम लोग वैन डर वाल रेडियस नाम से। किस नाम से? वैन डर वाल रेडियस। क्योंकि वैन डर वाल्स आपके कॉन्सेप्ट से इसको बात कर रहे हैं, इसलिए इसको नाम देते हैं क्या? वैन डर वाल रेडियस। ठीक है, अब बात हो रही है क्या कि ये वैन डर वाल रेडियस एक्चुअल रेडियस से थोड़ा बड़ा है। ठीक है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि वो दो ऐसे एटम लिए हुए हैं जो कि बॉन्डेड नहीं हैं और उनके बीच के डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ लेते हैं। हाफ डिस्टेंस को हम लोग कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडिया, ठीक है, एटॉमिक रेडियस जो होगा वो एक टाइप का यहाँ पे आ रहा है हमें, जिसका नाम दे रहे हैं वैन डर वाल रेडियस। क्या और भी तरह के होंगे? देखते हैं। ठीक है, अब समझते हैं दूसरा एटम। जैसे कि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन एटम हमारे पास इंडिपेंडेंटली तो है नहीं, मतलब आइसोलेटेड फॉर्म में तो नहीं रहता है वो। ठीक है, जब भी रहेगा हाइड्रोजन हमारे पास क्या होगा? कंबाइंड फॉर्म में। कंबाइंड फॉर्म में H2 के फॉर्म में, H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ H2 मॉलिक्यूल, तो ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस। ठीक है, और ये मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस, और ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी हम लोग देखे। ठीक है, और नहीं देखें तो पढ़िएगा। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में। ओके, अब बात हो रही है कि ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये हुआ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके, अब दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम दूसरा हाइड्रोजन एटम कंबाइन कर रहा है। कैसे भाई? कोवलेंटली। यस, ठीक है, ये करते हैं कोवलेंटली। ये कोवलेंटली कंबाइन कर रहा है और कोवलेंटली लिंक होके ये मॉलिक्यूल बना रहा है H and H, जिसको हम बोलते हैं H2। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल। तो ये हाइड्रोजन गैस H2 मॉलिक्यूल बन गया और इस H2 मॉलिक्यूल में दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे से क्लोज आ रहे हैं। यस, एटॉमिक लेवल से ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं। मतलब जैसे कि हीलियम और हीलियम के न्यूक्लियाई जो कि नॉन बॉन्डेड थे, उनके रिस्पेक्ट में ये बॉन्डेड एटम्स जो हैं वो ज़्यादा क्लोज आएंगे, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स क्या हो रहे हैं? ओवरलैप हो रहे हैं, और अपने आप को इस तरह से ओरिएंट कर रहे हैं कि ताकि मैक्सिमम अट्रैक्शन हो सके न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, और मिनिमम रिपल्सन हो सके, ये भी ध्यान रखना। अब बात हो रही है क्या कि इस तरह का सिचुएशन अगर आता है, किस तरह का? कोवलेंटली लिंक वाला। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर ले रहा है, तो उस केस में भी हम लोग दोनों न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस को निकालते हैं। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इस केस में इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम लोग बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड, तो इसे हम लोग बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं। ठीक है, अब इस बॉन्ड लेंथ का हाफ कर देते हैं, हाफ। ठीक है, तो हाफ ऑफ दिस बॉन्ड लेंथ अगर हम हाफ करेंगे तो ये हमें क्या बताएगा? लगभग न्यूक्लियस से लगभग वो डिस्टेंस जिस डिस्टेंस तक इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है। एक्चुअल में ये ओवरलैप्ड है, तो उस डिस्टेंस से थोड़ा आगे तक भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। मतलब थोड़ा दूर जाने पे, मतलब जो डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं एक्चुअल में उस डिस्टेंस से थोड़ा और दूर जाएंगे तब प्रोबेबल डेंसिटी 0 होगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से न्यूक्लियस के बीच का, दो न्यूक्लियाई के बीच का बॉन्डेड एटम में अगर हम निकालते हैं डिस्टेंस, जिसको हम लोग बॉन्ड लेंथ बोल रहे हैं, और उस बॉन्ड लेंथ का हाफ करते हैं, तो भी हमें निकल पाएगा लगभग वो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जहाँ तक इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है। ठीक है, इस तरह के रेडियस को, इसे भी हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलेंगे, इस तरह के रेडियस को बोलेंगे कोवलेंट रेडियस। क्या बोलेंगे? कोवलेंट रेडियस। ध्यान रखिएगा, कोवलेंट रेडियस हम लोग सिंगल बॉन्ड में निकालेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड अगर, ट्रिपल बॉन्ड अगर आ गया, तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर आता है तो उस केस में क्या होगा? ओवरलैपिंग ज़्यादा हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बहुत कम होगा। मतलब एक्चुअल जो क्लाउड है, ठीक है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 होना है, उससे बहुत कम डिस्टेंस पे आपको मिलेगा फिर ये हाफ डिस्टेंस, है ना। तो ध्यान रखना है कि इसमें सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए। दूसरी बात, जब हम लोग हाफ कर रहे हैं तो दोनों तरफ का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बराबर होना चाहिए, मतलब दोनों क्लाउड एक जैसे होने चाहिए। इसका मतलब कि ये मॉलिक्यूल होमो एटमिक होना चाहिए। ठीक है, तो होमो एटमिक डायटम बात हो रही है। ठीक है, H2 Cl2 Br2 N2, ओके, O2 सिंगल फॉर्म है, N2 मतलब N2 NN सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा क्या? कोवलेंट रेडियस। तो हमने जाना कि इस एटॉमिक रेडिया जो हम लोग कर रहे हैं, इन एटॉमिक रेडियाई का बहुत सारा पार्ट होगा। दो तरह से हमने डिफाइन किया एटॉमिक रेडियाई को। ठीक है, एक लिंक्ड वाले एटम, ठीक है, कोवलेंटली लिंक वाले एटम। ठीक है, तो उस तरह के रेडियस को बोले कोवलेंट रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस का एक टाइप हो गया अपने पास, कौन सा? कोवलेंट
रेडियस, ठीक है। तो एक रेडियाई आएगा कोवेलेंट रेडियाई, चलिए मैंने लिखा कोवेलेंट रेडियस, और दूसरा अभी जो हमने समझा नॉन बॉन्डेड एटम, तो उनके बीच का डिस्टेंस सबसे परसेंट का आधा कर दिए, तो ये आ गया हमें क्या, वैन डर वाल रेडियस, ठीक है। तो दूसरा हमने जाना वैन डर वाल रेडियस, ठीक है। एक बात और ध्यान देते हैं, यहाँ पे H2 एटम एक हमारा बॉन्डेड एटम हो गया, ठीक है, बॉन्डेड एटम्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अब दूसरा इसी के पास में अगर एक और H2 है अपने पास, ऐसा ही इतना ही बड़ा बनाना है, छोटा नहीं बनाना है बेटा, ठीक है। ये इतना बड़ा बना, ये एक एटम और ये दूसरा एटम, ठीक है। सेम वैसा ही जैसे ये H2 मॉलिक्यूल, वैसा ही ये भी H2 मॉलिक्यूल। यहाँ पे भी ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बॉन्ड लेंथ जो यहाँ पे है वही बॉन्ड लेंथ यहाँ पे है। जो कोवेलेंट रेडियाई यहाँ पे आएगा हाफ ऑफ दिस बॉन्ड लेंथ, वही कोवेलेंट रेडियाई यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो कोवेलेंट रेडियस जो यहाँ पे होगा वही कोवेलेंट रेडियस यहाँ पे होगा, दोनों कोवेलेंट रेडियस हमारा बराबर है। अब एडजेसेंट एटम नॉन बॉन्डेड वाले, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल के नॉन बॉन्डेड एडजेसेंट एटम, ठीक है। नॉन बॉन्डेड एटम देखो ये वाला भी है और ये वाला भी है, ठीक है। तो ये वाला और इस वाला की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगल बगल वाले एडजेसेंट, ठीक है। तो नॉन बॉन्डेड एडजेसेंट एटम के न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, ओके, ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉन क्लाउड जहां पे 0 हो रहा है उससे थोड़ा सा बड़ा है ना। तो ये डिस्टेंस जब हम फाइंड करेंगे तो इस डिस्टेंस का जब हाफ कर दीजिएगा तो अगेन आपको लगभग वो डिस्टेंस देगा आपको न्यूक्लियस से जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्लाउड 0 हो जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पे आपका, ठीक है, वर्चुअली 0 होने जा रहा है, वो डिस्टेंस आपको दे रहा है। एक्चुअली सच में यहाँ पे 0 होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, मॉलिक्यूलर केस में, है ना। लेकिन इस केस में यहाँ पे नहीं होगा, है ना, ठीक है। कोवेलेंट के केस में नहीं, क्योंकि वहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये होगा, ओके। तो इस केस में ये जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हुआ ये भी हमारा दिया एटॉमिक रेडियस, है ना। लेकिन ये एटॉमिक रेडियस अगेन नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच का है। ये बॉन्डेड एटम अपने में है, ये बॉन्डेड एटम अपने में है, और ये दोनों एक दूसरे से क्या है, नॉन बॉन्डेड है। द नॉन बॉन्डेड एडजेसेंट एटम के न्यूक्लियाई का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन निकालिए, उस डिस्टेंस का अगर हाफ कर दीजिएगा तो वो आपको आएगा फिर से एटॉमिक रेडियाई देगा, और वो एटॉमिक रेडियाई अगेन क्या कहलाएगा, वही जो हीलियम के केस में कर रहे थे, क्या, वैन डर वाल रेडियस, यस, ठीक है। क्या नाम देंगे, वैन डर वाल रेडियस। तो दूसरा रेडियस हमने सीखा कौन सा है, क्या, वैन डर वाल्स रेडियस, ठीक है। तो वैन डर वाल रेडियस। इसके बाद तीसरा जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे कौन सा, तो तीसरा सिचुएशन ये होगा जिसमें कि बॉन्डेड होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ओवरलैप करके कोवेलेंटली बॉन्ड नहीं होगा, मतलब उसमें बॉन्डेड और एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड एटम नहीं हो के कुछ और। फिर क्या होगा, तो उस केस में क्या होता है कि बहुत सारे कर्नल क्या होता है, कोर एटम, सॉरी, न्यूक्लियस एंड कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कोर इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस कलेक्टिवली बोलते हैं कर्नल, ठीक है। तो बहुत सारे कर्नल्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के रैंडम मोशन में होता है, मूव करते रहते हैं फ्रीली। तो कर्नल्स, काफ़ी सारे कर्नल्स, ठीक है, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे सेपरेट होके एक बड़ा सा क्रिस्टल बनाएगा, और ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज में होगा। सॉलिड स्टेट में पढ़े थे हम लोग, ठीक है, और नहीं पढ़े 11th में अगर हैं आप तो सॉलिड स्टेट में पढ़िएगा इसको, सॉलिड स्टेट चैप्टर आएगा फर्स्ट चैप्टर 12th में वहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारे कर्नल्स, मतलब कोर इलेक्ट्रॉन विथ न्यूक्लियस, जैसे आयरन, ठीक है, कॉपर, ये सब मेटलिक कर्नल्स जो होते हैं, तो ये सब क्या होता है, इक्विडिस्टेंटली अरेंज होते हैं, एक पूरा का पूरा पैटर्न बनाता है, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में फ्रीली घूमते रहते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, ये एक पूरा का पूरा एक नेटवर्क, एक क्रिस्टल बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है, 3D स्ट्रक्चर, और पूरा का पूरा अरेंजमेंट एक जैसा होता है। उसमें क्या होता है कि सारे के सारे न्यूक्लियस एक दूसरे से इक्विडिस्टेंटली आपको मिलेंगे, मतलब कहीं भी कोई सिचुएशन नहीं हुआ कि ऐसा बॉन्डेड वाला में शॉर्ट डिस्टेंस, नॉन बॉन्डेड वाला, तो वहाँ बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड की कंडीशन नहीं आता है, ठीक है। तो वो जो क्रिस्टल होता है हमारा, ठीक है, क्रिस्टल या फिर इसको बोलते हैं मेटलिक, तो उस तरह के सिचुएशन में उस तरह का जो अरेंजमेंट होगा उसमें दो न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन अगर निकालते हैं तो उसको बॉन्ड लेंथ बोल रहे हैं, ठीक है, मेटलिक बॉन्ड लेंथ, ओके। उस बॉन्ड लेंथ का हाफ करेंगे तो वहाँ भी हमें देगा रेडियाई, ठीक है, वो रेडियाई क्या कहलाएगा, मेटलिक रेडियस,
ठीक है। तो वो रेडियस मेटलिक रेडियस, ठीक है, उस तरह के उस तरह के रेडियाई कहलाएंगे मेटलिक रेडियाई, और उसे हम लोग कहेंगे क्रिस्टल रेडियस भी। यस, ठीक है। तो क्रिस्टल रेडियस या मेटलिक रेडियस। तो एक और रेडियस अपने पास आया, कौन सा? मेटालिक रेडियस। मैंने अभी बात किया, कहा कि इसमें अरेंजमेंट्स जो होते हैं वो क्या होंगे, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कर्नल्स हो गया, ठीक है, ये रेगुलर मैनर में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, सिर्फ एक प्लेन में नहीं, ठीक है। ये पीछे भी उसी तरह से होगा, आगे पीछे, ठीक है, सब तरफ में। यहाँ पे न्यूक्लियस है और इसके पास में कोर इलेक्ट्रॉन्स, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में घूमते रहते हैं इधर उधर, ठीक है। और ये अरेंजमेंट आपका लॉन्ग रेंज, मतलब पूरा का पूरा, नीचे जाइए, आगे जाइए, ऊपर जाइए, कहीं भी पीछे चले जाइए, हर जगह इसी तरह से अरेंजमेंट हमारा है। तो ये हो गया क्रिस्टल, ठीक है। अब इसमें जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पे Fe2+ के कर्नल हैं, ये Fe2+, ठीक है। तो आयरन के कर्नल्स अगर यहाँ पे हैं तो आयरन के कर्नल के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन निकालिए, हर तरफ से एक ही आएगा, जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आएगा। अभी डायगोनली नहीं निकाल लीजिएगा, ठीक है, साइड बाय साइड, और इस डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का आप हाफ कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपको क्या देगा? मेटलिक रेडियस, ठीक है, या फिर क्रिस्टल रेडियस। समझ गए? तो एक हो गया मेटलिक। तो अपने पास आया कोवलेंट रेडियस, वन टू वन रेडियस एंड मेटलिक रेडियस। और तीसरा रेडियस क्या होगा? सॉरी, चौथा, 4th पोजीशन पे आते हैं हम लोग। एक और चीज मिस कर रहे हैं, कौन सा? आयनिक रेडियस। चलिए बात करते हैं आयनिक रेडियस, ठीक है, आयनिक रेडियस। चलिए इन चीज़ों को समझ गए हैं तो इसे हटाया जाए, साफ कर दिया जाए।